गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। ठीक है, हमने काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूले पढ़े थे। आज मैं बात कर रहा हूँ कि वो डायमेंशन किस किस काम आते हैं। ठीक है, उन डायमेंशन की एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है चेक टू सी इफ़ एन इक्वेशन इज करेक्ट। ये चेक करना क्या कोई इक्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है, यानी उसका मतलब ये है कि LHS और RHS क्या दोनों साइड बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मूला लेके चल पड़िए। वेलोसिटी उठा ली मैंने। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी आपको पता है, ये लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन इस साइड में पूरा लिखा मैंने, LT-1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या है, L डिवाइड बाई टी। टाइम का डायमेंशन T है, तो इसका मतलब LT-1 इज इक्वल टू L/T यानी LT-1, यानी क्या है कि ये फार्मूला करेक्ट है। ठीक है, और एक फार्मूला आएगा, इक्वेशन आएगी, आपको इक्वेशन गिवन मिलेगी बच्चों, इसमें टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, एक इक्वेशन दे दिया आपको, T=2π√L/g। ये इक्वेशन होती है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन अगर पेपर में आता है तो ये इक्वेशन मिलेगी, इसको चेक करना ये ठीक है या नहीं। T=2π√L/g। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो इसको मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो 2π है, E है, 6H, 4, 8, ये जो नंबर्स होते हैं कांस्टेंट हैं, इनका डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो 2π का डायमेंशन नहीं है। T=√L/g, ये बचा है, 2π को हटा दिया है मैंने। ठीक है, कांस्टेंट है। तो L का डायमेंशन L ही होता है क्योंकि लेंथ है। G यहाँ पे ग्रेविटी होता है, और ग्रेविटी जहाँ भी आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो G=A। एक्सेलरेशन के द्वारा ग्रेविटी होती है, जहाँ पे भी स्मॉल g आता है वहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपने पढ़ रखा है कि पहले LT-2 होता है, क्योंकि मैं आपको बता भी दूँ दोबारा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है। ठीक है, तो d का तो कोई मतलब ही नहीं है, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को यानी लेंथ है, स्मॉल लेंथ L से लिखा जाता है, टाइम को T से। तो LT-1 ये तो हो गया किसका? वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी का। ठीक है, डिवाइड में टाइम और है, तो डिवाइड में टाइम है, वो भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो क्या हो जाएगी? LT की पावर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो एक्सेलरेशन का मैंने लिखा है LT-2, यानी G जहाँ पे आता है वहाँ एक्सेलरेशन का लिखना है। तो L से तो L अंदर ही कैंसिल हो गया। ठीक है, T की -2 है, पावर ऊपर जाके प्लस की स्क्वायर होगी। ठीक है, और ऊपर क्या चल रहा है? रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इधर भी T है और इधर भी T है। करके देखना इसको आप एक बार अच्छे से। ठीक है, नीचे लिख दिया मैंने, 2π कॉन्स्टेंट है, वो डायमेंशन लेस था। और देख लीजिए S=VT। S=VT मतलब डिस्प्लेसमेंट = वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L यानी लेंथ, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी किया है LT-1, टाइम का कैपिटल T। तो स्मॉल t की पावर -1 और t की पावर +1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? L, इस साइड भी L है, इस साइड भी L है। तो क्या इक्वेशन सही है? यस, इक्वेशन इज करेक्ट, मतलब LHS=RHS। अच्छा जी, और आपके पास आएगा, मान लिया एक आइंस्टीन की इक्वेशन आपने देखी होगी 9th क्लास में भी, =mc²। इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, एनर्जी की इक्वेशन है, एनर्जी मास रिलेशन, इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको। तो E एनर्जी है, M मास है और C स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इसको चेक करना है क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है, तो देखो E एनर्जी होती है, एनर्जी और वर्क डन, यानी वर्क डन किसकी फॉर्म में आता है? एनर्जी किसकी फॉर्म में आती है? वर्क डन की में। तो वर्क डन का डायमेंशन ये होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, MLT-2 और इंटू में डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, तो क्या हो गया? ML ये और L ये, L² T-²। तो ये क्लियर होगा। तो ये क्या होगा? एनर्जी का। मास का डायमेंशन M होता है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो बताएगा आपको कि C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड, कोई भी स्पीड है, वेलोसिटी है, उसका डायमेंशन आपको पता है LT-1 होता है, और उसका स्क्वायर लिखा मैंने ऊपर। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ तो ये वाली साइड तो सेम है, ML² T-²। इस वाले को क्या लिखा? M, L की भी पावर 2 थी, मतलब LT-1 की पावर 2 थी, तो L की पावर भी 2 और T की -2 होगी। तो इक्वेशन इज करेक्ट। आगे समझ, सा क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया। तो चेक इफ़ गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। पहले चेक करो कि क्या फॉर्मूला करेक्ट है। इफ़ इनकरेक्ट, यदि वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, देन राइट द करेक्ट फॉर्मूला। तो करेक्ट फॉर्मूला लिखिए उसका। तो H क्या होता है? हमने इक्वेशन मिली R ρg/2t cos θ। यहाँ पे बताया R रेडियस है,
h हाइट है, रो डेंसिटी है, g वही ग्रेविटी है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t यहाँ पे है सरफेस टेंशन। ये सारे फैक्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज कर लिए थे, ठीक है। आप एक बार पढ़ोगे इनको तो याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, अब चेक कीजिए क्या इक्वेशन सही है, और सही नहीं है तो आप इसको कैसे सही करके लिख सकते हैं, वो चीज़ करनी है। तो LHS देखिए, h हाइट को किससे लिखोगे, MLT में से। अरे आप डायमेंशन की बात कर रहे हो बच्चों, मास, लेंथ और टाइम। अब ये देखो h हाइट है, हाइट को मास में तो लिख नहीं सकते आप, टाइम में तो लिख नहीं सकते, तो क्या बच गई, लेंथ। तो हाइट एक लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ लिख ली। क्लियर है। अब RHS पे आइए, यानी रो, आर क्या था, रेडियस कितना है, रेडियस को किस में लिखेंगे, डिस्टेंस लेंथ में। आर रो क्या है, डेंसिटी। रो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ये कल फॉर्मूला बताया था मैंने, मास बाई वॉल्यूम, मास को तो m में ही, और वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी l की पावर 3 बोलो, और ऊपर जाके ये m l की पावर -3 हो जाएगी। तो वही लिखा है मैंने, यानी m/l³ भी लिखा अभी तो मैंने। अच्छा जी, फिर ग्रेविटी में क्या लिखना है, एक्सेलरेशन वाला, यानी LT-2 एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है। अच्छा, 2 कांस्टेंट फैक्टर है, नहीं होगा। T क्या है, सरफेस टेंशन। T क्या है, सरफेस टेंशन। मैंने यहाँ पे लिखा सरफेस टेंशन क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। फोर्स का डायमेंशन है LT-2, लेंथ का L। अरे करोगे तभी आएगा, L ऊपर जाके माइनस का और एक प्लस का ऊपर तो कैंसिल, MT-2, यानी टेंशन का आ गया MT-2, सरफेस टेंशन का, ठीक है। तो MT-2 लिख दिया, जो फैक्टर थे ना उसका डायमेंशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, बस बात खत्म। डेंसिटी को ध्यान रखना, मास बाई वॉल्यूम है, कल भी बताया था। ग्रेविटी को याद रखना, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2 होता है, तो इसलिए लिखा मैंने ये, ठीक है। अब दोनों साइडों को बराबर रख दो, यानी RHS = LHS करो तो देखेंगे क्या आया। तो L, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा मैंने कि RHS में, ये LHS में क्या था, L था, ठीक है जी, ये L लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसको सोल्व किया मैंने, क्योंकि इनको एक लाइन में लिखते हैं MLTS से। तो M देखो पहले, M एक ऊपर आया है एक नीचे आया है, इसकी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इसकी प्लस, तो M से M कैंसिल, तो M की पावर तो बनी 0, ठीक है जी। अच्छा, अब L देखिए, L की पावर 3 है, और ऊपर एक L ये रहा, एक L ये रहा, L की पावर ऊपर 2 है, नीचे 3 है, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो माइनस की 3, ऊपर प्लस की 2 है तो माइनस की 1 बच गई, ये लिख दी मैंने, L की पावर -1। अब T देखिए, T की पावर -2 है, ऊपर भी -2 है, तो नीचे वाली ऊपर जाके प्लस की 2 और ऊपर माइनस की 2, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे समझ, तो इसका मतलब इधर L बचा, इधर L की पावर -1 बची, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। इसको करेक्ट करके कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, जो इक्वेशन आपने ये लिखी थी ना, ये वाली इस इक्वेशन को अगर मैं उल्टा करके लिख दूं कि h = 2t cos थीटा डिवाइड बाई r रो g, उल्टा करके लिख दूं तो L = L आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों मैंने cos थीटा का डायमेंशन कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि एंगल क्या होते हैं, एंगल है ये, एंगल क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि एंगल कोई भी उठा लीजिए, cos 30, cos 45 कुछ भी उठा लीजिए, जैसे cos 45 की वैल्यू लिखी है मैंने 1/√2, तो कांस्टेंट वैल्यू है ये, इन फैक्टरों की कोई यूनिट नहीं होती, और यूनिट नहीं है जिसका उसका डायमेंशन नहीं होता। क्लियर है। तो इसको ये करेक्ट कैसे करके लिखा जा सकता है कि नीचे वाली ऊपर पलट दो, 2t cos थीटा डिवाइड बाई r, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अच्छा, टू राइट ए फॉर्मूला जस्ट बाई नोविंग द फैक्टर ऑन विच ए गिवन क्वांटिटी डिपेंड, ठीक है। तो यानी क्या है कि कोई आपको टर्म्स दे दी, उससे आपने फॉर्मूला बनाना है, ये भी डायमेंशन की एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है जी। यानी डायमेंशन, यूज़ डायमेंशन टू मेक फॉर्मूला, डायमेंशन लिख के आप डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। यानी आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा, कुछ भी नहीं आता, और इक्वेशन दे दिए कि डायमेंशन बनाओ उसका और उसका फॉर्मूला लिख दो, बात ख़त्म। जैसे फोर्स डिपेंड कर रहा है मास एंड एक्सेलरेशन पे, ठीक है, यानी F = ma, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा फोर्स का, लेकिन आपको नहीं पता होता क्या है, तो उसने लिख दिया कि फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, राइट द फॉर्मूला। तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना, इजी है, बहुत इजी है। मान लिया आपने फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के है, मास और इसने बताया मास और एक्सेलरेशन, तो आपने दोनों के डायरेक्टली मान लिया फोर्स को, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a मतलब एक्सेलरेशन, और m की पावर मान ली x और a की पावर मान ली y, बात खत्म। डायरेक्टली दोनों को मिला के लिखा, कंबाइन करके लिखा, तो F = डायरेक्टली को हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है k, मान लिया m की पावर x और a की पावर y, बस लिख दिया। अच्छा,
तो के यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का हमें नहीं पता क्या है वो, डायमेंशन लेस मान लिया, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, mLT⁻⁻2 लिख दिया। m मास है, मास बताया था उसने, तो मास का को कैपिटल M से लिखा जाता है, उसकी पावर x लिख दी। a एक्सरलेशन है, एक्सरलेशन का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए अभी तक, LT-2 इसकी पावर क्या है, y है, वो लिख दी, ठीक है। अच्छा जी, ये एज इट इज़ लिखा, फिर m की पावर x लिखी, LT-2 की पावर y है, तो मतलब l की पावर y और t की पावर -2y। अच्छा, अब दोनों साइड कंपेयर करो, क्या करो, दोनों साइड कंपेयर करो, MLT की पावर है ना, दोनों साइड में कंपेयर करो। यहाँ पे देखो m की पावर x है, यहाँ पे m की पावर 1 है, तो इसका मतलब x इजिकल टू क्या हो गया, 1। बात खत्म, समझ आ रहा है ना, x की पावर 1, दोनों साइड में पावर कंपेयर कर रहा हूँ, किसकी पावर, m l और t की पावर। फिर l की पावर क्या है, y है, ठीक है, और यहाँ l की पावर कितनी, 1 है, यानी x की वैल्यू भी 1 आ गई थी, और y, ये l की पावर y है, l की पावर 1 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 है। अच्छा जी, t की पावर -2y है और t की पावर -2 है, यानी -2y इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यानी माइनस से क्या, -2y इज इक्वल टू -2, यही है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, सॉरी, हाँ, l की पावर y, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है, इसके बाद x इजिकल टू 1 आ गया और y इजिकल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों बातें आ गई, तो इसके बाद वही फॉर्मूला वही लिख दो, क्योंकि f इजिकल टू क्या लिखा था आपने, k कांस्टेंट माना था, m और a माना था, m की पावर x मानी थी, a की पावर y मानी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की जगह पे 1 रख दो, यानी m इंटू m की पावर 1 और एक्सलेशन यानी y की पावर वैल्यू भी 1 आ गई, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला बना है f इजिकल टू ma, ये फार्मूला निकल के आया है, तो आपने फार्मूला बना दिया कि इसका मतलब ये है कि फोर्स है ना मास के डायरेक्टली भी है और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली भी, हम तो मान के चले थे, तो हमारे पास यही आंसर आया है, तो इसका मतलब ये दोनों जो हमने माना था वो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये बात कर रहा है, मान लिया आपको एक फॉर्मूला और दे दिया, इक्वेशन दे दी, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड ऑन द मास, एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये तीनों चीज़ें दी है कि भाई आपकी एनर्जी है एक पार्टिकल की, SHM जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो मास, एम्पलीट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास, एम्पलीट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको SHM का भी नहीं पता, देखो आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आप इक्वेशन को लेके चलते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये SHM आपके 7th 8th चैप्टर में आएगा आगे, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वो होती है, जैसे एक पेंडुलम है, ये मैंने बना के भी दिखाया थोड़ा सा, कि यहाँ पे पेंडुलम लटका रखा है, ये पेंडुलम इधर 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 ऐसे मूव करेगा, ठीक है, तो यही मोशन जो है वो SHM की मोशन होती है, ठीक है, इसी को SHM बोलते हैं। तो आगे जाके पढ़ेंगे डीपली। तो मान लिया आपको ये इक्वेशन दी है, आपको कुछ नहीं पता कि वो SHM की जो एनर्जी है ना, एनर्जी जो है, बस इतना समझो, एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करिए, मास, एम्पलीट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी पे। तो लिखो, एनर्जी डायरेक्टली किसके है, मास के, एनर्जी डायरेक्टली किसके, एम्पलीट्यूड के, एनर्जी डायरेक्टली किसके है, ओमेगा के। क्लियर है, आगे समझ। तो ये ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन तीनों के डायरेक्टली है। तो इसकी पावर मैंने m की पावर x मान ली और एम्पलीट्यूड की पावर y मान ली और ओमेगा की पावर z मान ली, आप a b c मान लो, ठीक है। तो इसको कंबाइन करके लिखा, तो डायरेक्ट इनको हटाया, डायरेक्टली को तो एक कॉन्स्टेंट आया k, m की पावर x, a की पावर y, w की पावर z, ठीक है। तो k क्या है, डायमेंशन लेस है। तो दोनों साइड फॉर्मूले लिख दियो, एनर्जी का डायमेंशन वही होता है वर्क डन वाला, लिख दिया, m का कैपिटल M, इसकी पावर x, एम्पलीट्यूड क्या है, देखो कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया, एम्पलीट्यूड, अरे ऐसे समझ लो एक वेव चल रही है ऐसे, ये है उसका एम्पलीट्यूड। तो एक डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, तो उसको L में लिखा है मैंने, ठीक है, L में लिखा है। और ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है V/R, भाई V इक्वल टू R ओमेगा होता है ना, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, V/R, तो V/R होता है, V क्या मतलब है, वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, LT-1, ठीक है। और आर क्या है, लेंथ है, एल है, आर क्या है, रेडियस है, एल है, तो इसका मतलब एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब टी इनवर्स बच जाएगा। यानी वैसे भी फ्रीक्वेंसी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका टी इनवर्स होता है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये टी इनवर्स लिख दिया, इसकी पावर जेड थी, तो ये पावर एज इट इज़, एम की एक्स, एल की वाई और टी की माइनस जेड। कंपेयर करो, एम की पावर क्या है, एक्स है, एम की पावर कितनी है, 1 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1। एल की पावर वाई है, एल की पावर 2 है, तो एल की वाई की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है।
अच्छा जी, टी की पावर माइनस जेड है और यहाँ पे टी की पावर -2 है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। आगे समझ में। तो ये इक्वेशन थी, ये बाद में उसी इक्वेशन में यानी तीनों की वैल्यू निकाल के उसी फॉर्मूला में दोबारा रखी। दोबारा रखने से क्या हुआ कि इजिकल टू के एम की पावर 1 और ए की पावर कितनी आई, ए की पावर वाई माने थे, वाई की वैल्यू 2 आई, तो ए की पावर 2, ठीक है 2, और वाई ओमेगा यानी जेड की वैल्यू कितनी आई 2, तो ओमेगा की पावर 2। बस ये फार्मूला बना दिया आपने, कितना आसान तो है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ बस, और इसको ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो को। तो फाइंड फोर्स ऑन ए फॉलिंग स्पेरिकल बॉडी ऑफ अ रेडियस आर इन ए फ्लूइड विद विस्कोसिटी यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा विद स्पीड वी। ठीक है, ये बता रहा है कोई बॉडी है आपके पास स्फेरिकल, वो किसी लिक्विड में ड्रॉप कर रहे हैं। एक बॉडी है स्फेरिकल, वो पानी में छोड़ रहा हूँ मैं ऊपर से, ठीक है, ये वाटर का कंटेनर, ये भी फ्लूइड के चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वैसे यहाँ तो केवल फार्मूला बनाना है। एक बॉडी को इसमें छोड़ रहा हूँ, स्पेरिकल बॉडी जिसका रेडियस कितना है आर है, इसको छोड़ रहा हूँ पानी में। तो जैसे रेन ड्रॉप नहीं आती हैं ऊपर से, भाई स्पीड बढ़ाती आती हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे आके उनकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरती है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी जो दी है ना, ये टर्मिनल वेलोसिटी ही है, ये जो वी बोला गया ना यहाँ पे, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी ही है, ठीक है। अच्छा जी, तो खैर हमने तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है, हमें इतनी डिटेल में अभी इस टॉपिक पे नहीं जाना क्योंकि आगे आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे फोर्स है, फोर्स फाइंड फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से लिखा जाता है, ये साइन है ईटा का, ये ईटा का साइन है ये, ठीक है, इससे लिखा जाता है। इसकी पावर ए बी सी मान सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक्स वाई जेड मान लो, ए बी सी मान लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ ए मान लिया, उसके बाद क्या है, रेडियस आर है तो आर की पावर बी मान लिया, तीसरा क्या है, वेलोसिटी वी है तो वी की पावर सी मान ली। इसको एक्चुअली स्टोक लॉ बोलते हैं, स्टोक लॉ आगे आएगा फ्लूइड में, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उठाएंगे, के कांस्टेंट आएगा, उस के की वैल्यू भी 6 पाई होती है, स्टोक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो उसने बताया था 6 पाई की वैल्यू रहेगी, बाकी आप के मान लो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ईटा का डायमेंशन, ईटा की पावर ए, आर की पावर बी और वी की पावर सी। इधर फोर्स का डायमेंशन लिखो, ML_T-2 फोर्स का आपको याद हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू ईटा। अब ईटा का डायमेंशन देखिए, ईटा होता क्या है पहले ये समझ लीजिए थोड़ा सा, वैसे आगे आएगा लेक्चर में, वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, जैसे ये इतनी लेयर है लिक्विड की, ठीक है, और यहाँ पे इस वाली लेयर की वेलोसिटी v है, और इस वाली लेयर ये थोड़ी आगे होगी भाई, फ्रिक्शन या विस्कोसिटी की वजह से नीचे वाली लेयर पे फोर्स लगेगा, वो थोड़ी नीचे रहेगी, ऊपर वाली लेयर की थोड़ी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो उसको मान लिया मैंने v+dv, ठीक है। अच्छा जी, लिक्विड इस साइड में मूव करेगा तो पीछे की साइड में एक फोर्स लगेगा जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी दो लेयर के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो मान ली dx, ठीक है। अब इन दो लेयर की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी का डिफरेंस कितना हुआ, नीचे वाले की v थी, ऊपर वाले की v+dv थी, इस ऊपर वाली में से नीचे वाला घटा तो v से v कैंसिल यानी dv बचा, और दो के बीच का गैप कितना था, dx था, तो यानी dv/dx, इसको मैंने किया, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी ग्रेडियंट, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो फोर्स है ना पीछे वाला, इस फोर्स के dv/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी बात, यही फोर्स पीछे वाला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया होता है, जितने एरिया में लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करके लिखते हैं तो a dv/dx होता है, आगे समझ में। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया जाता था, f = ईटा a dv/dx, ठीक है। तो ईटा का डायमेंशन निकालना था हमें, ईटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, f/a dv/dx। तो इसको सोल्व कर लो, डी से तो डी कैंसिल, कोई डी का तो कोई इश्यू नहीं है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, ठीक है, डिवाइड बाई एरिया का L का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और V का LT-1 और डिवाइड बाई x का मतलब L से L कैंसिल। इसको सोल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट याद रख लो, सोल्व करेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ML-1T-1, ठीक है। ये किसका डायमेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ईटा का, ठीक है। तो वो लिख दिया मैंने यहाँ, इसकी पावर कितनी थी, a थी, r की पावर कितनी थी, b थी, r मतलब लेंथ है और v मतलब वेलोसिटी है, LT-1 इसकी पावर c है, ठीक है। अच्छा जी, दोनों साइड आप कंपेयर कीजिए पावर, m की पावर कितनी है, a, m तो एक में ही है बस, m की पावर a, m की पावर 1, तो a की वैल्यू 1, ठीक है। इसमें आ जाइए एक बार, मतलब l की पावर देखिए, l की पावर -1 है, ऊपर a है तो -a होगी,
समझ आ रहा है ना, एल की पावर बी है तो प्लस का बी होगी, और मतलब एल की पावर देख लो पूरी, एम की पावर देख लो पूरी, टी की पावर देख लो, एम तो ए की था इसलिए ए की वैल्यू 1 आ गई, एल की पावर माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे एल की पावर सी प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ एल की पावर कितनी है 1 लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ पे फिर टी की पावर देखिए, टी की पावर कितनी है माइनस ए, तो यहाँ पे होगी, और यहाँ पे माइनस सी होगी, और इज इक्वल टू यहाँ कितनी -2 होगी। बोलो इजी है। अरे ए की वैल्यू 1 आई है, ए की वैल्यू 1 इसमें रख दो, सी की वैल्यू आ जाएगी, वो भी 1 आ जाएगी। अब ये दोनों ए की और सी की वैल्यू इसमें रख दो, ये बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले को दोबारा लिखो, इसको मैंने क्या बताया था कि मान लो ईटा की पावर ए की वैल्यू कितनी 1, आर की पावर बी की कितनी 1, और वी की पावर कितनी सी की भी 1। बस एक बार ट्राई करोगे ना, बिल्कुल ईजी है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं, और यहाँ से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है। ठीक है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार लिख के देखो आप प्लीज़, इसको नहीं समझ आता तो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए और ट्राई करूँगा बढ़िया। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।